लास्ट वीडियो तक हम बात किए थे आपका फिजन के बारे में, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज फ्रैगमेंटेशन के बारे में। सेकेंड इज फ्रैगमेंटेशन, है ना। हम अभी सारे के सारे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन नाम से ही पता चल रहा है, फ्रैगमेंट्स में टूटेगा ऑर्गेनिज्म। तो एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि आपके बुक में है, दैट इज एग्जांपल इज स्पायरोगायरा, है ना। स्पायरोगायरा इज अ टाइप ऑफ ग्रीन एल्गी। स्पायरोगायरा इज अ टाइप ऑफ ग्रीन एल्गी। ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है? एक स्पायरोगायरा है, ऐसे लंबा लंबा, है ना, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ऐसे लंबा होता है और इसमें ढेर सारे ऐसे मल्टी सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ढेर सारे सेल्स होते हैं, है ना। न्यूक्लियस होता है, क्लोरोफिल होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये स्पायरोगायरा का स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही ये स्पायरोगायरा अपना फुल साइज अटेन कर लेता है तो क्या होता है, इसका बॉडी डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है ना। बहुत सारे छोटे टुकड़ों में ये फ्रैगमेंट्स टूट जाता है ना। टूटने की वजह से ये 3 फ्रैगमेंट्स अलग हो गए। हम मान लेते हैं इसका बॉडी 3 पार्ट्स में टूटा, है ना। तीनों फ्रैगमेंट्स अलग हो गए, ठीक है। अब ये जो फ्रैगमेंट्स है, ये फ्रैगमेंट्स फिर क्या करेंगे, वापस ग्रो करके अपना फुल साइज बनाएंगे और फिर आगे जाके ऐसे ही फ्रैगमेंट्स में टूट जाएंगे और रिप्रोड्यूस करेंगे, है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन। तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए। फ्रैगमेंटेशन is the mode of asexual reproduction in which an organism, है ना, divides into many fragments, है ना, on reaching its complete size, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद लिखो, these fragments then grow up to become new individual organisms and this type of mode of reproduction is called as फ्रैगमेंटेशन, है ना। इसी को हम फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। अब जो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन हमने देखा था वो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में था, ठीक। ये जो फ्रैगमेंटेशन है, दिस स्पायरोगायरा में जो होता है, दिस इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत सारे सेल्स का बना है, ठीक है। तो आप याद रखना, अब से हम जो भी मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, अब सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपका एनसीईआरटी एक बात बोलता है, आपका एनसीईआरटी बोलता है कि ऐसे जो ये बस बड़ा होके सारे ऑर्गेनिजम्स में टूट गया, ऐसा हमेशा नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, आप समझिए। हम मान लेते हैं मैं हूँ, है ना। अब आप मेरे को अगर 2 अलग टुकड़ों में काट देंगे, ऐसा तो नहीं है कि मैं बड़ी हो गई फिर मैं अपने आप 2 टुकड़ों में बट जाऊंगी, फिर वो दोनों टुकड़ा आपस में नई राशि नाम बना देगा। इज इट पॉसिबल? इट इज़ नॉट पॉसिबल। पर स्पायरोगायरा में तो ऐसा होता है। तो मेरे और स्पायरोगायरा में ऐसा क्या डिफरेंस है कि आई कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय फ्रैगमेंटेशन बट दिस स्पायरोगायरा कैन। तो बाबू क्या होता है, हमारे जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स एडवांस होते जाते हैं, उनका हर सेल, उनका हर टिश्यू इट स्टार्ट्स गेटिंग स्पेशलाइज्ड, है ना। किसी एक काम के लिए वो स्पेशलाइज होने लगता है। जैसे कि मेरा जो लिवर का सेल है दैट इज स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग बाइल, मेरा स्किन का जो सेल है दैट इज स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग मी। ये दोनों एक दूसरे का काम नहीं कर सकते और ये इतना ज़्यादा स्पेशलाइज हो गए हैं कि ये सेल्स एक दूसरे के तरह को नहीं बना सकता, है ना। लिवर सेल्स मेरा हाथ का सेल्स नहीं बना सकता, हाथ का सेल्स मेरा लिवर का सेल नहीं बना सकता। तो ये जब फ्रैगमेंटेशन हम करेंगे तो और जैसे जैसे सेल स्पेशलाइज्ड होते हैं ना, उनका डिवीजन का कैपेसिटी भी घटता जाता है। जितने ज़्यादा स्पेशलाइज्ड सेल उतना ज़्यादा कम कैपेसिटी ऑफ सेलुलर डिवीजन, ये याद रखना हमेशा। तो यहाँ से स्पायरोगायरा क्या है, कुछ नहीं है, एक लाइन है सेल्स का, सारे सेल्स एक जैसे हैं। कुछ टुकड़ों में कट गए तो सारे सेल्स अपने आप में न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। लेकिन मेरा सेल्स इतना स्पेशलाइज हो चुका है कि इट कैन नॉट गिव राइज टू न्यू सेल्स, है ना। अपने आप में वो पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकता है। इसलिए हम
ऐसे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। आप याद रखना है ना, आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से लिखा है पेज नंबर 130 में, ठीक है, आपको समझने की ज़रूरत है ये, ठीक। अब उसके बाद और कुछ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है जो कि लोअर ऑर्गेनिजम्स में ही होते हैं। मैंने पहले भी कहा था एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है। लोअर ऑर्गेनिज्म मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ज़्यादा एडवांस्ड नहीं हैं, है ना, उनमें हमको ये सब दिखता है। तो ऑब्वियसली स्पाइरोगाइरा सिंपल से ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें फ्रैगमेंटेशन आराम से हो सकता है, ठीक है। अब इससे भी ज़्यादा कुछ एडवांस, थोड़े एडवांस, इससे एडवांस हमारे जितने नहीं, इससे थोड़े से एडवांस ऑर्गेनिजम्स में भी जिनमें थोड़ा मोड़ा स्पेशलाइजेशन है सेल्स का, टिश्यूज़ का, उनमें भी होता है। तो उनमें कैसे होता है? उनमें एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है ना, जिसको कि हम बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल्स, ठीक। या आप नाम मत याद रखिए, उनमें एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है और वो सेल के पास कैपेसिटी होता है कि वो उनके बॉडी के हर तरह के सेल को बना सके, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो इस तरीके से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, उनके बॉडी में आपको ऐसे सेल्स मिलेंगे जो कि उसके बॉडी के हर तरह के सेल्स को बना सकते हैं। तभी आपको उनके बॉडी में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखेगा। इसीलिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिजम्स में एक सेल दूसरे तरह के सेल को नहीं बना सकता है, तो मेरे को एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं दिखता है। ह्यूमंस में, है ना, ये सब ह्यूमंस में, जैसे कि एनिमल्स में, मोस्ट सारे एनिमल्स में नहीं, हायर एनिमल्स में जनरली क्या हमेशा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है ना। कोई भी ह्यूमन को आपने नहीं सुना होगा कि वो एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। तो जो नेक्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम देखेंगे दैट विल बी रीजनरेशन। नेक्स्ट हम आते हैं रीजनरेशन। दिस इज योर थर्ड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। चलो, रीजनरेशन में क्या होता है? बाय चांस अगर एक ऑर्गेनिज्म, है ना, 2-3 टुकड़ों में टूट जाए तो फिर वो टुकड़े नए ऑर्गेनिजम्स बना देते हैं। रीजनरेशन का सबसे क्लासिक एग्जाम्पल इज प्लैनेरिया। प्लैनेरिया इज अ फ्लैटवर्म, आपको याद रखना है, ठीक। इसके अलावा कभी कभी हाइड्रा भी आपका रीजनरेशन करता है, ठीक है, हाइड्रा भी रीजनरेशन करता है। तो रीजनरेशन भी फ्रैगमेंटेशन की तरह ही होता है। क्या होता है? इसका ये जो बॉडी है बाय चांस ये 2 या 3 टुकड़ों में टूट जाता है। टूटने की वजह से ये तीनों अलग हो जाते हैं, ठीक। अब ये जो प्लैनेरिया है ये भी इतना स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म नहीं है। इसके पास एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, है ना, उन सेल्स को हम बोलते हैं टोटीपोटेंट, है ना, नाम याद रखिएगा, टोटीपोटेंट सेल्स, टोटीपोटेंट सेल्स। ये टोटीपोटेंट सेल्स क्या करते हैं? ये डिवाइड करना चालू करते हैं, है ना। ये ब्लैक जैसे गोल बनाया है, हम उनको ग्रुप ऑफ टोटीपोटेंट सेल्स माने। अच्छा, टोटीपोटेंट सेल का मतलब क्या होता है? टोटी कम्स फ्रॉम द वर्ड टोटल एंड पोटेंट कम्स फ्रॉम द वर्ड पोटेंशियल। आपके पेरेंट्स को बोलते सुना है, मेरे बच्चे में तो पोटेंशियल है, भाई डॉक्टर बनेगा,
है ना, मेरे बेटे में पोटेंशियल है, इंजीनियर बनेगा, है ना, काफ़ी पोटेंशियल है। टीचर्स आपके पेरेंट्स को फीडबैक देते हैं ना, बच्चे में पोटेंशियल काफ़ी है, पढ़ता नहीं है बदमाश है। तो पोटेंशियल होने का क्या मतलब है, इट हैज़ गॉट द कैपेसिटी टू डू समथिंग। पोटेंशियल होने का मतलब है कि किसी के भी पास किसी चीज़ को करने की क्षमता है, इट हैज़ गॉट द पोटेंशियल टू डू समथिंग। तो टोटीपोटेंट सेल्स वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनके पास की क्षमता होती है या कैपेसिटी होती है कि वो आगे जाके हर तरह के आपके बॉडी के सेल्स को बना पाए। ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल, मतलब ऐसा सेल जिसके पास की टोटल पोटेंशियल हो, पूरा पोटेंशियल हो कि वो आगे जाके सारे के सारे सेल्स को बना सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ये प्लेनारिया कटा, इस प्लेनारिया में कुछ सेल्स तो स्पेशलाइज्ड होते हैं, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं ना, जो कि आगे जाके हर तरह के सेल्स को बना सके। तो इसका टेल वाला जो सेल है यहाँ पे टोटीपोटेंट सेल इसके ऊपर में डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे करेगा, और डिवाइड करते करते क्या करेगा, पहले नॉर्मली एक मास ऑफ सेल बनाएगा ना, अभी तुरंत डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। कभी भी सेल के डिफ्रेंशिएशन का एक प्रोसेस होता है, पहले टोटीपोटेंट सेल डिवाइड करेगा, डिवाइड करके ग्रुप ऑफ सेल्स बनाएगा, फिर वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो फिर जाके स्पेशलाइज होकर आपका वो पर्टिकुलर ऑर्गन बना देगा, है ना। तो हम मान लेते हैं इस तरीके से ये, है ना, आपका बस एक ग्रुप ऑफ सेल्स बना लिया, यहाँ पे भी ऐसे करके आपका ग्रुप ऑफ सेल्स बना लिया, यहाँ पे भी ऐसे करके ग्रुप ऑफ सेल्स बना लिया। ठीक, अब ये टोटीपोटेंट सेल्स जो ये सेल्स बना चुका है, अब ये जो ग्रुप ऑफ सेल है दिस विल स्टार्ट गेटिंग स्पेशलाइज होगा अपने फंक्शन के लिए, और आपका जो प्रॉपर बॉडी पार्ट नीडेड है उस पर वो कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही आपका प्रॉपर बॉडी पार्ट में कन्वर्ट होगा ये आपका न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, है ना। जैसे ही आपका टोटल बॉडी पार्ट में कन्वर्ट होगा ये आपका न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, तो रीजनरेशन का आपको पूरा प्रोसेस आता है। ये डायग्राम तो आपको ड्रॉ करना है, इसको लेबल कर लीजिए, उसके बाद मैं फ्लो चार्ट में आपको प्रोसेस लिखा देती हूँ, है ना। इसी के साथ आप एक काम करो, प्रोसेस लिखते जाओ ना डायग्राम के साथ। तो सबसे पहला फ्लो चार्ट बनाते जाओ और उसके बगल में मैं जो डायग्राम बोलूँगी आपको बनाते जाना, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट लिखो। अच्छा, फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन में डिफरेंस क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन रीजनरेशन में डिफरेंस क्या होता है? ये थोड़े ज़्यादा स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म में होता है ना। यहाँ पे आपका टोटीपोटेंट सेल्स काम है, स्पाइरोगायरा में कुछ नहीं, सेल नॉर्मली आपका डिवाइड कर दिया, एक लाइन ऑफ सेल तो ही है ना, वो थोड़ा और कम स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म है। दूसरा, रीजनरेशन बाय चांस होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा बाय चांस अगर प्लेनारिया का बॉडी कट जाए तो उनमें ऐसा होगा, है ना। दिस इज नॉट ऑलवेज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लेनारिया, ठीक है। हमेशा इसी से रिप्रोड्यूस नहीं करता, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन अगर बाय चांस किसी चीज़ से लग करके उसका बॉडी ऐसे कट गया तो वो नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। फ्रैगमेंटेशन पे बाय चांस नहीं होता है, वो बाकायदा एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है स्पाइरोगायरा में, है ना। जैसे ही बढ़ेगा वो डेलिबरेटली बहुत सारे फ्रैगमेंट्स में टूट जाएगा। लेकिन रीजनरेशन में ऐसा नहीं होगा, अगर बाय चांस टूट गया तब ये प्रोसेस होगा, ठीक। तब आप प्रोसेस लिख लीजिए इसका। सबसे पहला आप लिखिए इफ बाय चांस द बॉडी ऑफ प्लेनारिया, पहला पॉइंट लिखिए, बाय चांस द बॉडी ऑफ प्लेनारिया गेट्स कट इनटू 2 or more पार्ट्स, ठीक है। फिर एरो दीजिए, ठीक है। लिखो फ्रॉम द कट पार्ट स्पेशल सेल्स कॉल्ड टोटीपोटेंट सेल्स, है ना, ब्रैकेट में लिख लो, सेल्स हैविंग द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ऑल द काइंड्स ऑफ सेल्स, ब्रैकेट क्लोज, स्टार्ट डिवाइडिंग एंड प्रोलिफरेटिंग, प्रोलिफरेट मतलब भी डिवाइड करना, है ना, स्टार्ट डिवाइडिंग या फिर प्रोलिफरेटिंग, ठीक है। और ये डायग्राम बना देना यहाँ पे, और ये जो लिखा है इसको लिख देना प्रोलिफरेटिंग टोटीपोटेंट सेल्स, ठीक। उसके बाद लिखना नेक्स्ट एरो देख करके, आफ्टर प्रोलिफरेटिंग दीज सेल्स फॉर अ मास ऑफ सेल्स, है ना, या ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। और फिर
ये वाला डायग्राम बना देना और इसको लेबल करना, ये जो ऐसे बनाया है दिस इज अ मास ऑफ सेल्स। फिर नेक्स्ट एरो देके लिखना दीज सेल्स गेट स्पेशलाइज, है ना, टू फॉर्म द पर्टिकुलर बॉडी पार्ट, है ना, एंड दस फॉर्म्स द न्यू ऑर्गेनिज्म। और फिर इसके बाद एरो दे करके ये वाला डायग्राम बना के लिख देना न्यू प्लेनेरिया, है ना, न्यू प्लेनेरिया। ठीक है, इस टाइप का जो रीजनरेशन हमने देखा, दिस इज अ टाइप ऑफ ट्रू रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन मतलब कि ये जो रीजनरेशन हुआ, इस रीजनरेशन के होने की वजह से आपका न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हुआ। ठीक, एक होता है आपका स्यूडो रीजनरेशन, है ना। स्यूडो रीजनरेशन में क्या होता है कि आपका रीजनरेशन तो होता है लेकिन आपका वो नए ऑर्गेनिजम्स को नहीं बनाता है। कभी देखा है छिपकली पूंछ छोड़कर चल जाती है, या छिपकली का पूंछ कट जाता है और फिर छिपकली का पूंछ दोबारा वापस बन जाता है ना। तो इसमें भी क्या हुआ, रीजनरेशन का, जो छिपकली का पूंछ कट चुका था वो नया पूंछ बन के तैयार हुआ था। दिस इज अ टाइप ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब क्या, वापस से बना देना। तो ये स्यूडो रीजनरेशन क्यों है, क्योंकि वो जो छिपकली थी उससे ही पूंछ आया, पूंछ से नई छिपकली नहीं बनी, तो आपका नया ऑर्गेनिज्म नहीं बना। तो दिस इज नॉट ट्रू रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन हम तब ही बोलेंगे जब आपका न्यू ऑर्गेनिजम्स बनेगा। ठीक, दिस इज कॉल्ड एज स्यूडो रीजनरेशन। दूसरा, हमारे में भी एग्जाम्पल देख लो, आप गिरते हैं, आपका स्किन छिला जाता है, तो दैट इज, फिर उसके बाद आपके नए सेल्स भी आ जाते हैं, आप लिवर डोनेट करते हैं, लिवर वापस आ जाता है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो रीजनरेशन। ये ट्रू रीजनरेशन नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज बडिंग। दैट इज बडिंग। फोरी है ना, प्लीज नंबर देख लेना आप लोग। बडिंग में क्या होता है आपका, अच्छा बडिंग बताने के पहले आप याद रखिएगा, बडिंग जो होता है इट हैपेंस इन बोथ यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये जो बडिंग होता है आपका यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों में होता है। यूनिसेलुलर का एग्जांपल इज ईस्ट, है ना। ईस्ट एक ऐसा फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर है, इसमें भी आपका रिप्रोडक्शन बडिंग से होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें बडिंग होता है उसका एग्जांपल दैट इज हाइड्रा। हाइड्रा में जनरली बडिंग होता है, कभी कभी कई बार रीजनरेशन हो जाता है। ठीक है, रीजनरेशन इज द सेकेंड एग्जाम्पल, उसका क्लासिक एग्जाम्पल इज प्लेनेरिया। बडिंग का आपका क्लासिक एग्जाम्पल इज हाइड्रा, और उसमें आपका ईस्ट भी कई बार यूनिसेलुलरली रिप्रोड्यूस कर सकता है ना, करता ही है, ये दोनों इसका क्लासिक एग्जाम्पल। अब बडिंग होता कैसे है, तो हमारे इसमें भी आपका टोटीपोटेंट सेल्स ही काम करते हैं, है ना। हम मानते हैं कि मेरा एक हाइड्रा है ना, हम एक हाइड्रा का पिक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस हाइड्रा को रिप्रोड्यूस करना, इस हाइड्रा के बॉडी में एक जगह पे टोटीपोटेंट सेल्स डिवाइड करते हैं और एक मास ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, है ना, एक मास ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करते हैं।
ये मास ऑफ सेल प्रोड्यूस करने के बाद क्या होता है, ये सेल्स फिर डिफ्रेंशिएट करके आपका स्पेशलाइज होके आपका प्रॉपर हाइड्रा के जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, है ना। ये जो सेल्स है अब ये स्पेशलाइज होगा और न्यू छोटा हाइड्रा का स्ट्रक्चर बना देगा, है ना। फिर जैसे ही ये स्ट्रक्चर पूरी तरह बन के तैयार हो जाएगा, दिस न्यू हाइड्रा इट विल ग्रो। पहले तो ये बढ़ जाएगा, इतना ही बड़ा, है ना। इट विल ग्रो इन साइज, इट विल ग्रो इन साइज। यहाँ पे मैं बना नहीं पा रही हूँ जगह की वजह से। इट विल ग्रो इन साइज जस्ट लाइक दिस, ठीक है। और ग्रो करने के बाद इट विल फाइनली डिटैच करके ये दो आपका हाइड्रा बन गया, है ना। ऐसे ही से आपका दो हाइड्रा बन गया, ठीक है। समझ में आया? दिस इज द प्रोसेस ऑफ बडिंग। ईस्ट में भी ऐसे ही होता है। ईस्ट में क्या होता है, एक ईस्ट है, इसमें से पहले एक बड निकलता है, फिर कई बार ये क्या होता है, ऐसे चेन ऑफ बड्स बना देता है ना। ईस्ट में कई बार चेन बन जाता है बड्स का, ठीक है। और फिर ये बड्स बाद में जैसे जैसे बढ़ते हैं डिटैच करते हैं। ईस्ट में चेन ऑफ बड्स क्यों बनता है, जो बड बना है ना, उसके डिटैच करने के पहले ही दूसरा बड भी उसके ऊपर लग जाता है ना। और ऐसा चेन ऑफ बड्स जिस स्टेज में फॉर्म होता है ईस्ट का, उसको हम बोलते हैं टॉर्नेडा स्टेज, है ना। इतना आपको नहीं जानना है, अब बस याद रखिएगा ईस्ट में भी बडिंग होती है और ईस्ट में चेन ऑफ बड्स फॉर्म होता है। बाकी हाइड्रा का प्रोसेस आपको लिखना है, तो आप जल्दी से फ्लो चार्ट बना लीजिए। सबसे पहले लिखिए, व्हेन अ हाइड्रा हैज टू रिप्रोड्यूस सम सेल्स, है ना, ब्रैकेट में लिख लो टोटिपोटेंट सेल्स स्टार्ट डिवाइडिंग एट अ पॉइंट, ठीक। फिर फ्लो चार्ट दो और इसमें लिखो दीज सेल्स फॉर्म अ मास ऑफ सेल्स, है ना। दीज सेल्स फॉर्म अ मास ऑफ सेल्स, ठीक है। दिस मास ऑफ सेल इज कॉल्ड एज बड। यही जो मास ऑफ सेल बनाता है टोटिपोटेंट सेल, इसी को हम बड बोलते हैं और इसीलिए इस प्रोसेस का नाम क्या है, बडिंग। ये बड से आपका नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है ना। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखो, द सेल्स ऑफ द बड देन स्टार्ट स्पेशलाइजिंग एंड फॉर्मिंग अ न्यू हाइड्रा, है ना। द सेल्स ऑफ द बड देन स्टार्ट स्पेशलाइजिंग एंड फॉर्मिंग अ न्यू हाइड्रा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट में ये वाला ड्रॉ करो और लिखो द न्यू हाइड्रा, है ना, ब्रैकेट में लिख लो बड, स्टार्ट ग्रोइंग इनटू इट्स फुल साइज, है ना। फिर नेक्स्ट आगे देखे लिखो, एज सुन एज द फुल साइज इज अटेन्ड, है ना, द न्यू हाइड्रा डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड द न्यू हाइड्रा बिकम्स अ न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, है ना। दिस इज द प्रोसेस ऑफ बडिंग। यहाँ पे आपका बडिंग खत्म होता है, ठीक है। इसके आगे आपका बचा वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन, है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज़ रीड एनसीईआरटी टिल पेज नंबर 131, है ना। आपका बोर्ड्स में एनसीईआरटी के बाहर ऐसे तो क्वेश्चन आता ही नहीं है ना, एकदम ही नहीं आता है क्लास 10th में, इनफैक्ट 12th में भी नहीं आता है। यहाँ पे अभी तो और उसके ऊपर से सिलेबस रिड्यूस कर दिया, तो प्लीज़ एनसीईआरटी पढ़ लो, उससे ज़्यादा आना ही नहीं है। मार्किंग बहुत अच्छी होगी इस बार, आपको मार्क्स खूब मिलेंगे, खुल के मिलेंगे। अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ लिया तो इट इज़ नॉट अ बिग डील कि आपको 100 में 100 भी आ सकता है साइंस में, है ना। सो प्लीज़ फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, आप प्लीज़ अपना एनसीईआरटी एकदम थरली पढ़िए, किसी भी सब्जेक्ट को, इनफैक्ट मैथ्स वगैरह भी एनसीईआरटी पढ़िएगा, आपको एकदम फुल स्कोर देगा वो। इस बार तो एकदम ऐसे ही देगा, है ना। ऐसे भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं आता, इस बार मार्किंग भी काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है। सो प्लीज़ रीड योर एनसीईआरटी टिल पेज नंबर 131, है ना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के पहले। कोई भी डाउट हो प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिए।